जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 5वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का चौथा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि साइंस को बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करे, लाइव या रिकॉर्डेड, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में, जो कि आपके रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और फिर मेरे मित्र, अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में, जो कि क्या है आपका रिकॉर्डेड बैच है और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल, आपके आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और चौथा है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका फ्लेमिंग का और मैक्सवेल का रूल है, इससे संबंधित सवाल कभी भी किसी भी समय आपसे पूछा जा सकता है और इसीलिए मेरे मित्र ये जो तीनों ही रूल हैं वो आपकी जुबान पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां पे बात करा जा रहा है किसकी, कहा जा रहा है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति होता है तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वहां पे धारा उत्पन्न होता है। और कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति के वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। और मेरे मित्र, ये घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और आप सबों को मालूम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने करा था। लेकिन यहां पे जो प्रेरित धारा की दिशा पता लगाई जाती है वो किसके थ्रू? तो आप सभी याद रखेंगे सर, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार। कैसे लगाया जाता है? तो फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस तरह से रखा कि ये तीनों ही क्या हैं सर? समान कोनिक हैं। तो मेरे मित्र, फ्लेमिंग ने बताया कि अंगूठा जो है वो किसको बताएगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, चालक के गति को बताएगा। और ये जो आपका तर्जनी है ये किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और मेरे मित्र, जो मध्यमा है ये किसको बताएगा? विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, जो कि क्या है? प्रेरित धारा है। तो आप सभी ये याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म के रूप में अपने सर राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करेंगे, राइट हैंड के 3 उंगली को, और यहां पे एम ये क्या होगा? बी ये क्या होगा? आई। मेरे मित्र, एम मतलब मोशन, चालक की गति, और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और आई मतलब आप सभी कहेंगे इंड्यूस करंट यानी कि प्रेरित धारा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। आप सभी कहेंगे सर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि यहां पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात की जा रही है। तो आप सभी को यह याद रखना होगा कि फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को कुछ इस तरह से करा कि वो तीनों क्या थे सर? समान कोनिक। और फिर से ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसके बीच में इन्होंने क्या रिलेशन बताया कि जो अंगूठा है ये किसको बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और मेरे मित्र, ये जो आपका मध्यमा है ये किसको बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FBI के रूप में देखते हैं, यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही हम लोग क्या देखते हैं? करंट देखते हैं। और आपको मालूम है कि जब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है तो सर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किस चीज का पता लगाया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से सर बल के दिशा का पता लगाया जाता है, बल के दिशा का पता लगाया जाता है। और मेरे मित्र, आप सभी ये याद रखिएगा, आप सभी ये याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कौन कार्य कर रहा होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर मोटर कार्य करता है।
कौन कार्य करता है? आप कहेंगे मोटर कार्य करता है। जबकि मेरे मित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन कार्य करता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो इलेक्ट्रिकल जनरित होती है या विद्युत जनित होता है जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, वो किस पे कार्य करता है? आप कहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। तो ध्यान में रखिएगा, बाएं हाथ के नियम पर मोटर और दाएं हाथ के नियम पर जनरेटर। बाएं हाथ बल की दिशा का पता बताएगा, जबकि फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ है आप कहेंगे सर ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। अब दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, आप कहेंगे ये दोनों क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग मैक्सवेल का जो कॉर्क स्क्रू नियम है, इसी को हम लोग मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। और इससे किसी सीधी धारावाही चालक तार से प्रवाहित धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है। मेरे मित्र ये दोनों ही नियम आप सभी याद रखेंगे सेम है, और किसके द्वारा दिया गया? तो आप सभी याद रखिएगा मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। और मेरे मित्र मैक्सवेल ने अपने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या बताया कि अगर हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से कुछ इस तरह से पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, तो सभी उंगलियां किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम बोल दे या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम बोल दे, इससे किसका पता लगाया जाता है? आप सभी याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा, और ये तीनों ही रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? मेरे मित्र आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे सवाल करा जा रहा है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। क्या मेरे मित्र आप सोच पा रहे हो? बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कयास लगा रहे होंगे, और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि गुरुजी ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, लवण जल यहां पे किसको बोलेंगे? मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपके ऑप्शन में सर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखा, और यहां पे लवण जल दिखा, तो आपको कहीं ना कहीं मेरे मित्र क्या याद आना चाहिए? ब्राइन सॉल्यूशन याद आना चाहिए। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को हम लोग ब्राइन का घोल कहते हैं। और मेरे मित्र जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। कैसे होता है सर? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे लवण जल, यहां पे जो लवण जल की चर्चा की जा रही है, एक्चुअली ये क्या है? आप कहेंगे सर ये ब्राइन का घोल है या सर ब्राइन सॉल्यूशन है। अब ये होता क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे NaCl का जलीय विलयन होता है। क्या होता है? NaCl का जलीय विलयन होता है। NaCl का जलीय विलयन होता है। अब मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि जब 2NaCl 2H2O, तो अब ये क्या बना? आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। अब इससे जब क्या किया जाएगा सर? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, तब प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, फिर क्लोरीन गैस, और साथ ही मेरे मित्र क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हमें क्या मिल रहा है? आप सभी कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चूंकि मेरे मित्र इस अभिक्रिया के दौरान आप सभी क्या देख रहे हैं कि गुरुजी NaOH जो कि क्या है? आप कहेंगे एक प्रकार का क्षार है, और क्या है सर यहां पे? तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। तो मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये सवाल कर दे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए रिएक्शन क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो अभिक्रिया यहां पे आपने लिखी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू क्या मिलता है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलता है। याद रखेंगे कि जब हम लोग इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड तो लेना ही होगा, और आपके एग्जाम में इससे भी सवाल बन पड़ता है। सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस में
कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस रिलीज होता है और एनोड पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस रिलीज होता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कैथोड की आपने बात करा, ये ऋणात्मक टर्मिनल होता है, एनोड धनात्मक टर्मिनल होता है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन निगेटिव होता है जबकि हाइड्रोजन यहां पे पॉजिटिव होगा। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में, इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर, इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, आप सभी याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग एनोड की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस मिलेगी। तो यह चीज भी ध्यान में रखिएगा कि ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस हाइड्रोजन गैस आर रिलीज ऑन द कैथोड वेयर क्लोरीन गैस आर रिलीज ऑन द एनोड। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे निर्मित होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपका क्या फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र KOH हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 हो जाएगा। और चला जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। पहला है कि यह ज्ञात करने के लिए कि कौन से पौधे सबसे अच्छे थे। दूसरा है कि मटर के पौधों की विभिन्न किस्में बनाने के लिए। तीसरा है वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए। और चौथा है अपने मोनास्ट्री के लिए पर्याप्त मटर उगाने के लिए। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र बात किसकी की जा रही है, मेंडल साहब की बात की जा रही है, जिसको हम लोग जॉन ग्रेगर मेंडल के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र इसी मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी मेंडल साहब को आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है, आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। मेरे मित्र आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का फादर किसे बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। अब ध्यान में रखिएगा कि आनुवांशिक गुण, आनुवांशिकता ये दो अलग अलग चीज है। आनुवांशिक गुण का मतलब क्या हुआ, तो सर वैसा गुण जो किसी बच्चे में उसके माता पिता से उसे मिलता है। तो किसी संतति कोशिका में जनक कोशिका से प्राप्त जो पैतृक गुण होते हैं वो आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। लेकिन जब आनुवांशिकता की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब कुछ पैतृक लक्षण हस्तांतरित होते हैं या सर जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। लिख लेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे, आप सभी लिखेंगे कि सर जनक कोशिका से, जनक कोशिका से, जनक कोशिका से संतति कोशिका में, जनक कोशिका से संतति कोशिका में, जनक कोशिका से संतति कोशिका में पैतृक गुण का, या सिंपल लिख लो सर आनुवांशिक गुण का, जनक कोशिका से संतति कोशिका में आनुवांशिक गुण का, आनुवांशिक गुण का संचरण, आनुवांशिक गुण का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि जॉन ग्रेगर मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया के ब्रून में किसी मठ के पादरी थे। और सर इन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो एक्सप्लेनेशन करा था या अपना जो रिसर्च करा था वो किस लिए, तो सर जो आनुवांशिकी है उसको समझने के लिए। और ताज्जुब की बात यह है कि सर मेंडल ने अपना प्रयोग करके प्रकाशित भी कर दिया और उसके प्रयोग को जब प्रकाशित किया गया उस वक्त किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन 34 वर्ष के बाद मेंडल के जो प्रयोग थे उससे सर वैज्ञानिक जो है वो उस पे मतलब कह सकते हो कि अपना शोध पत्र जो था उसका काम पूरा किया और फिर जाकर के पता चला कि आनुवांशिकी में कुछ इस तरीके से होता है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया, ये 7 अलग अलग लक्षण का अध्ययन उसके आनुवांशिक गुण को समझने के लिए किया था। तो पहला ऑप्शन है कि यह ज्ञात करने के लिए कौन से पौधे सबसे अच्छे थे, नहीं। मटर के पौधे की विभिन्न किस्में बनाने के लिए, नहीं। वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने क्या किया था, मेरे मित्र 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया था। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये 7 अलग अलग लक्षण कौन से थे, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि मेंडल ने
मेंडल ने जो मटर के पौधे पर आनुवांशिकता की खोज के लिए अपना अध्ययन किया था, उसमें जो उन्होंने 7 लक्षण को पकड़ करके रिसर्च करा, वो 7 लक्षण कौन कौन सा था? तो सर पहला था बीजों की आकृति कैसी है, दूसरा था बीज पत्र का रंग कैसा है, तीसरा था पुष्प का रंग कैसा है, चौथा था फली की आकृति कैसी है, और पांचवा था कि फली का रंग कैसा है, और छठा था पुष्प की स्थिति कैसी है, और सातवां था पौधे की लंबाई कैसी है। और इसी 7 गुण के आधार पर उन्होंने क्या करा? तो सर जो आनुवांशिक गुण था उसका अध्ययन करा, उस पर रिसर्च करा, और इसीलिए जॉन ग्रेगर मेंडल को क्या बोला जाता है मेरे मित्र? आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 गुण हैं, इसमें से उन्होंने क्या पाया कि सर कुछ ऐसे गुण हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाते हैं, यानी कि वो प्रभावी तरीके से शो करता है, यानी कि प्रभावी तरीके से वो किसी प्लांट में लागू होता है, जबकि कुछ ऐसे गुण थे जो क्या थे सर? अप्रभावी थे, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। जैसे कि अगर बीजों की आकृति की बात करें तो प्रभावी गुण में गोल और चिकना बीज, जबकि अप्रभावी में सर झुर्रीदार बीज। अगर हम बीज पत्र के रंग की बात करें तो प्रभावी गुण में पीला बीज पत्र, जबकि अप्रभावी गुण में हरा बीज पत्र था। पुष्प के रंग की बात करें तो प्रभावी गुण में लाल रंग, जबकि अप्रभावी गुण में सफेद था सर। फली की आकृति में प्रभावी गुण में चिकनी, जबकि सर अप्रभावी में क्या था? संकीर्णित था। फली के रंग में सर प्रभावी गुण में हरा, जबकि सर अप्रभावी में पीला था। पुष्प की स्थिति में उन्होंने क्या देखा कि सर प्रभावी गुण में कक्षस्थ है, जबकि मेरे मित्र जो अप्रभावी गुण था वो अग्रस्थ था। और पौधे की लंबाई में उन्होंने देखा कि लंबापन जो है वो ज्यादा प्रभावी है, जबकि बौनापन जो है वो कम प्रभावी है, यानी कि इसको अप्रभावी गुण के श्रेणी में रखा गया। तो भाई मेरे जो आपसे सवाल करा गया कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया, आप कहेंगे वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, यानी कि सर जो आनुवांशिकी है उसको समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई 10 इकाई वाट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। सर 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 कूलम, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। अब बहुत सारे छात्र इसमें परेशान होते हैं, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहला चीज यहां पे वाट की बात की जा रही है, और आप सबों को मालूम है कि अगर हम बात करेंगे विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होता है, विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहिएगा? गुरुजी विद्युत शक्ति का यूनिट वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अब आप सभी यहां पे ध्यान देना कि जब 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू कूलम कहा जा रहा है तो वोल्ट तो विभव हो गया, तो V इंटू क्यू। क्या कोई आपने पावर का फॉर्मूला V इंटू क्यू पढ़ा है? आप कहेंगे नहीं पढ़े हैं सर। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 कूलम, मतलब ये वोल्ट बटा कूलम, विभव बटा आवेश। आप कहेंगे सर ये भी वाट के लिए फॉर्मूला नहीं होगा। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर है मेरे मित्र, इसको हम लोग V इंटू आई के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी P इक्वल टू वी आई तो हम लोग पढ़ते हैं, तो सही आंसर मेरे मित्र आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट बटा एम्पियर दिया हुआ है, ये भी क्या होगा? आप कहेंगे गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र कहेंगे गुरुजी ये P इक्वल टू वी आई कहां से ले आए? भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि जो विद्युतीय ऊर्जा होती है, जो विद्युतीय ऊर्जा होती है, इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कहते हैं कि गुरुजी I स्क्वायर आर टी के रूप में, I स्क्वायर आर टी के रूप में होती है। अब जो विद्युत शक्ति है वो आप कहेंगे सर शक्ति तो कार्य करने की दर होती है, लेकिन मेरे मित्र ऊर्जा में व्यय की दर भी तो शक्ति कहलाती है। आप कहिएगा बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए कि जब हम P इक्वल टू ऊर्जा में व्यय की दर लें तो ऊर्जा हमारा क्या होगा? I स्क्वायर आर टी, अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर T हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये T और ये T कट जाएगा, ये हो गया I स्क्वायर आर। क्या हो गया? I स्क्वायर आर। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये जो हमारा R है ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है। तो आप कहेंगे सर R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? चला आप कहेंगे V बटा आई। तो देखिए ना P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर के जगह V बटा आई कर दें तो ये आई इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और मेरे मित्र आपको क्या आ गया? P इक्वल टू वी आई, यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर किसका यूनिट हो जाएगा? आप कहेंगे सर शक्ति का। और हम ये कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में सर 1 वोल्ट धारा जो है वो 1 एम्पियर, 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर पे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो उसकी शक्ति क्या होगी? आप कहेंगे 1 वाट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सरल सा सवाल कि क्षार चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि यह चालक होती है, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है, क्योंकि यह एक लोह क्षार होती है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है। आप सभी देख पा रहे होंगे, इसी को दिक्सूचक बोला जाता है। बेसिकली इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपास निडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास निडल बोलते हैं। अब मेरे मित्र, ये जो कंपास निडल है ये किसको बताता है? आप कहते हैं सर दिशा को बताता है। और कंपास निडल अपने नॉर्मल स्टेज में सर नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करते रहता है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जब किसी धारावाही चालक तार के पास जाता है या किसी क्षार चुंबक के पास जाता है तो हिलने डुलने लगता है, विक्षेपण होना शुरू हो जाता है, ये क्यों होता है? तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इस कंपास निडल में मेरे मित्र, इस कंपास निडल में मेरे मित्र जो ये निडल है, जो ये निडल है, ये निडल क्या है? तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा, ये आपका एक प्रकार का मैग्नेटिक निडल है। क्या है सर? एक प्रकार का मैग्नेटिक निडल है। और मेरे मित्र ये मैग्नेटिक निडल होने के चलते जब इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाया जाता है तो ये आकर्षण या सर विकर्षण बल को अनुभव करता है, इसीलिए इसमें हमें क्या देखने को मिलती है? आप कहेंगे विक्षेपण देखने को मिलती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि क्षार चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि यह चालक होती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है? बिल्कुल सही है। यह एक लोह क्षार होती है? नहीं। इसमें धारा प्रवाहित होता है? नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि सर इसमें ये जो निडल है ये एक लघु चुंबक होती है, छोटा सा चुंबक होता है, और जैसे ही इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ले जाएंगे इस पे या तो आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण और विकर्षण बल के चलते सर इस निडल में हमें डिफ्लेक्शन यानी कि विचलन देखने को मिलता है, और हम ये पता लगा पाते हैं कि यहां पे क्या है? आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ध्यान में रखिएगा, जब सर चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड के द्वारा किया गया था तो उस वक्त इस कंपास निडल का सर उपयोग किया गया था। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सर उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, साथ में विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का पता कैसे चलता है? तो सर जब किसी कंपास निडल को इस चालक तार के पास ले जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? सर ये जो कंपास निडल है ये हिलने डुलने लगेगा, मतलब साफ है कि इस पे या तो आकर्षण बल लग रहा है या विकर्षण बल लग रहा है, और इसी की वजह से ये हिल डुल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि सर आकर्षण और विकर्षण बल लगने का कारण ही यही है कि ये भी एक चुंबक है। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है ये हेलो ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि आवर्त सारणी के हेलोजन समूह में पाया जाएगा, वर्ग 17 में मिलेगा, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पे हम कह सकते हैं कि सर फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी? अपेक्षाकृत अधिक होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे फ्लोरीन के बारे में दो और महत्वपूर्ण बातें। अगर आपसे यह कह दे कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? आप कहेंगे सर फ्लोरीन ही होगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि सर सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक, अगर आपसे यह पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्लोरीन जो है सर वो प्रबल ऑक्सीकारक भी कहलाता है। अब मेरे मित्र आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि जब हम हेलोजन ग्रुप की बात किए हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 17 की बात किए हैं, तो वर्ग 17 में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। और ये सब के सब क्या होते हैं? आप कहेंगे गुरुजी ये सब के सब तो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। मेरे भाई आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जब ऑप्शन किसी हैलोजन ग्रुप के साथ दिया हुआ रहेगा और उस वक्त हमसे पूछा जाएगा कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा स्टार मार्क दे करके कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्लोरीन में होती है। किसमें होती है? क्लोरीन में होती है। और साथ ही आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो ऑक्सीजन है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए
कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप सभी कहेंगे सर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। इसको हम लोग प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन को किस नाम से जानते हैं? प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन मेरे मित्र आप सभी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में क्या करता है? तो आप सभी कहेंगे सर जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस किए हुए रहता है। और आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? आप कहेंगे सर 78%, कहीं कहीं पे 79 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप सर क्या लेंगे? 78% लेंगे। अच्छा यहां पे है कार्बन। तो मेरे मित्र अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो आपस में चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के चलते कार्बन के परमाणु की संख्या क्या होती है? आप कहेंगे सॉरी यौगिकों की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है? बाएं आलिंद, दाएं आलिंद, बाएं नीले और दाएं नीले। मेरे मित्र ये क्वेश्चन हम आप सबों को होमवर्क के रूप में देंगे। आप सभी अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं और साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देखे हैं तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आप आंसर कर दिए होंगे। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया उसमें उन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को आपस में संकरित कराया और फिर उन्होंने सर दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को क्या किया? सर क्रॉस करवाया। तो इसको जब इन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण वाले मटर के पौधे को आपस में संकरण करवाया तो इसको हम लोग एक संकरणीय बोलते हैं, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो उन्होंने सर फिनोटैपिक रेशियो बताई। ध्यान में रखिएगा कि फिनोटैपिक रेशियो मतलब लक्षण प्ररूपी रेशियो। फिनोटैपिक रेशियो मतलब सर लक्षण प्ररूपी रेशियो, वो क्या था? 3:1। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो उन्होंने जीनोटैपिक रेशियो बताई यानी कि जीन प्ररूपी रेशियो बताई, सर वो क्या था? तो आप ध्यान में रखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीन प्ररूपी अनुपात जो था सर वो 1:2:1 था। लेकिन जब उन्होंने सर दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधों को आपस में सर संकरण करवाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। और इसमें जो सर फिनोटैपिक रेशियो था यानी कि लक्षण प्ररूपी था, वो क्या था? तो सर 9:3:3:1। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि मेंडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर एक संकरण के अकॉर्डिंग पूछता तो क्वेश्चन में लक्षण प्ररूपी या फिर सर जीन प्ररूपी आपको बता दिया होता। और अगर कोई भी पूछता तो आप सर ये रेशियो अगर याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 कि कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है? नहीं मेरे मित्र, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में ये अधिक बार लेती है और तभी इसके बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाती है। जितने भी जीव जल में रहते हैं वो अपने ऑक्सीजन की प्राप्ति किससे करते हैं? आप सभी कहेंगे सर जल में घुलित ऑक्सीजन से करते हैं। तो जो यहां पे दूसरा ऑप्शन है कि प्रक्षुब्ध नदी में रहने पर बहुत देर लेती है, नहीं, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में वो अधिक बार लेती है और इसीलिए सर मछली जल में सर्वाइव कर पाती है। मछली सांस किससे लेती है? आप सभी कहेंगे सर गलफराज से लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? बहुत ही सर आप कह सकते हो माइंडसेट वाला सवाल पूछा गया है और ऐसे सवाल अगर आप पहले से नहीं करके जाते हो तो एग्जाम में ये जानते हुए भी आप गलती करोगे, जबकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। और हमें मालूम है कि अगर सब आपका एग्जाम होता है आगामी परीक्षा तो हमारे बहुत सारे छात्र घोलटेंगे इस परीक्षा में। क्यों? क्योंकि सर जो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या रही है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आप किसी भी वीडियोस पे देखेंगे नहीं मिलेगा, सिर्फ कमेंट टाइप करने के लिए मिलेगा कि सीरीज पूरा नहीं होगा। अभी कहां गए कमेंट करने वाले, सीरीज पूरा कराने वाले? सर आ जाइए,
आपका सीरीज चल रहा है। तो मेरे मित्र ये मान के चलो कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है इस बार उनका सिलेक्शन पक्का है। जो सर चैनल मतलब बौख रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका सर सिलेक्शन जो है वो अभी भी सर अभी ही नॉट आउट है। आगे का तो सर कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी आप जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सर आप बैचेस से जुड़ के, सीरीज से जुड़ के जितना ज्यादा आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे मेरे मित्र, एग्जाम आपके लिए उतना ही हल्का हो जाएगा। और जितना अभी देह बचाएंगे कि अच्छा अभी तो समय, एग्जाम डेट भी नहीं आया है, आगे पढ़ लेंगे, मेरे मित्र जैसे ही एग्जाम डेट आएगा तो फिर आपको धर लेगा क्या सर, छनमत्ती, मतलब साइंस पढ़ें कि मैथ पढ़ें, मैथ पढ़ें कि रीजनिंग पढ़ें। तो ये हाल होने वाला है, बिल्कुल आप सभी देखने वाले हैं। बहरहाल मेरे मित्र कोई भी दाग हो, हम सिर्फ यहां पे प्रयोगशाला की दाग की बात नहीं कर रहे, कोई भी दाग हो उसको छुड़ाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आप कहिए गुरुजी सरफ में बोर देंगे। सरफ में बोर देंगे मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो वही सवाल यहां पे भी है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया, दाग को हटाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप कहेंगे सर ये तो NaHCO3 होगा, यानी कि वॉशिंग सोडा होगा, सॉरी ये आपका बेकिंग सोडा होगा। और जो सोडियम कार्बोनेट है चिल्ला, ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे Na2CO3। और इसी Na2CO3 का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, वॉशिंग सोडा के रूप में करते हैं, सोडा एस भी बोलते हैं। तो मेरे मित्र आप किस रसायन का इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। किस लिए तो सर शर्ट पर लगे दाग को छुड़ाने के लिए। सोडियम क्लोराइड आप कहेंगे सर NaCl, साधारण नमक बोला जाता है इसको। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सर NaOH, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। पादप उन 3 दिनों के लिए शीत निष्क्रियता की अवस्था में चले जाते हैं। पादप प्रोटीन भंडार का उपयोग करते हैं। पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। पादपों के तेल भंडार एकदम समाप्त हो जाते हैं। अब थोड़ा सा समझो यहां पे कि कोई भी जो प्लांट है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर के सर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। मेरे मित्र वो भोजन क्या है, C6H12O6, जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं सर जी, ग्लूकोज के रूप में जानते हैं। अब मेरे मित्र आपको यह भी मालूम है कि पौधे एक बार प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जितना ग्लूकोज बनाते हैं वो पूरा का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे क्या करते हैं, इसमें से कुछ ग्लूकोज का संचयन अपने बॉडी में किस रूप में कर लेते हैं, स्टार्च के रूप में कर लेते हैं, मंड के रूप में कर लेते हैं। और मेरे मित्र जब पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने में असक्षम होता है तब वो सर अपने इस स्टार्च का उपयोग करता है। अब पौधे को आप कहां दे रहे हो सर, अंधेरा कमरा में दे रहे हो, तो सूर्य प्रकाश तो इसको नहीं मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर पौधा जीवित कैसे रहेगा, तो सर पौधे में जब तक स्टार्च मौजूद है पौधा क्या होगा सर, जीवित रहेगा। जैसे ही स्टार्च की समाप्ति हुई पौधा मुरझाना शुरू कर देगा। मतलब अगर सर पौधा 3 दिन तक सर किसी अंधेरे कमरा में बंद रहता है तो आप कहेंगे सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ही नहीं और उसका जो स्टार्च संसाधन है वो एकदम से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे समाप्त हो जाएगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, आप सभी कहेंगे सर पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। मेरे मित्र अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, आप सभी कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। यह चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किसका बना होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी टंगस्टन का बना होता है और इसी का लैटिन नेम क्या होता है, वॉल्फ्रम होता है। सोना की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी ये सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है। टंगस्टन तो हो गया। नाइक्रोम तो आप कहेंगे सर ये निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण है। ये क्या है, निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण है। और मेरे मित्र तांबा तो आप सभी कहेंगे चालक के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल म्यू इक्वल टू क्या कहते हो आप सर, CV बटा CM कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है सर, 2.42। सर CV क्या है, आप कहेंगे प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ cm। मेरे मित्र cm इंटू क्या हो जाएगा 2.42 इंटू 3 × 10⁸। ध्यान दीजिएगा cm इक्वल टू 3 × 10⁸ बटा
2.42। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.239 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर समथिंग आएगा, जिसको आप मेरे मित्र 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड कह सकते हो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं। केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय आकर्षक बल लगाता है और हमें नीचे गिरा देता है, बिल्कुल गलत है। केले के छिलका में कहां से चुंबकीय आकर्षण आएगा चला। दूसरा है कि केले के छिलका में अधिक घर्षण होता है, नहीं सर, केले का छिलका तो बहुत सॉफ्ट होता है और वो चिकना होता है, और जो भी चिकना सतह है उसमें घर्षण कम होगा, जो खुरदरा सतह होगा उसमें घर्षण ज्यादा होगा। तीसरा है कि केले के छिलके की पकड़ अच्छी होती है, और चौथा है कि केले का छिलका चिकना होता है और इस कारण घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती और हम क्या होते हैं, आप सभी कहेंगे गिर जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हम खड़ा हो पाते हैं घर्षण की वजह से। घर्षण क्या है, एक प्रकार का अपोजिटिंग फोर्स है जो किसी भी वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। मतलब पदार्थों के उसके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो विद्युत रोधक पदार्थ होंगे उसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी और जो चालक पदार्थ होंगे उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो मेरे मित्र बढ़ते क्रम में कह रहा है तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर जाएंगे। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे कम प्रतिरोध चालक में होगा, इसके बाद जो हमारा एलॉय यानी कि मिश्र धातु होगा उसमें होगा, और साथ में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा सर, विद्युत रोधक का होगा। किसका होगा, विद्युत रोधक का होगा, यानी कि इंसुलेटर का होगा। तो भाई मेरे देख लो कि चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोधक किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद बाकी मिश्र धातु, चालक, विद्युत रोधक नहीं होगा, विद्युत रोधक नहीं होगा, विद्युत रोधक नहीं होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में कहा जा रहा है तो विद्युत रोधक सबसे लास्ट होगा। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटा से सबसे ज्यादा की ओर जाना है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध विद्युत रोधक में होगा, उससे कम मिश्र धातु में और सबसे कम चालक में होगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। परमाणु के अस्थायित्व की, नाभिक की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, परमाणु के आवेश। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि रदरफोर्ड साहब ने भी क्या दिए थे, परमाणु के लिए एक मॉडल दिया था जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड साहब ने यह बताया कि कोई भी जो परमाणु होता है उसके केंद्र में क्या होता है, आप कहेंगे नाभिक होता है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके क्या होता है सर, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब मेरे मित्र जब रदरफोर्ड साहब ने यह कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर ये इलेक्ट्रॉन कभी भी सर स्थिर नहीं होगा, ये हमेशा मूवेबल होगा। बिल्कुल। अब समस्या यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली थ्योरी की आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई आवेशित कण किसी आवेशित कण के चारों ओर लगातार घूम रहा है तो इससे एनर्जी का ह्रास होगा, और लगातार घूमते रहेगा तो यह संभव है कि एनर्जी टोटल समाप्त हो जाए और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पा रही थी, जबकि नाभिक की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और परमाणु के आवेश की उपस्थिति का वर्णन हो रहा था। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, आप कहेंगे परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। जब मेरे मित्र रदरफोर्ड साहब इस चीज को नहीं समझा पाए तब कौन आए थे, नील बोर आए थे, और उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना किसी मतलब के चक्कर नहीं लगाता है, वो जब भी चक्कर लगाता है तो एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता है, और यह बात रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए थे। और नाभिक नील बोर ने यह बताया कि अगर स्थिर कक्षा में चक्कर लगाएगा तो कोई एनर्जी का ह्रास नहीं होता है। तो यह चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा, और रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे, बोर, तो उन्होंने क्या करा था, बोर एटॉमिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट अगर आपसे यह सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कई बार बताएं, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दोगो m1 और एगो सर m2 ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे से चला क्या है, r डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इस दोनों के बीच में लगने वाला बल होगा दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसीलिए F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर लिखते हैं। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप सभी कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है। याद रखिएगा कि ये जो सार्वत्रिक, ये जो कैपिटल जी देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। केप्लर्स का नियम किसके लिए है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम, ग्रहों के गति से संबंधित नियम, ग्रहों के गति से संबंधित नियम किसने दिया, आप कहेंगे गुरुजी केप्लर ने दिया था। बात बाकी न्यूटन बाबा को तो आप सभी जान रहे हैं कि सर गति से संबंधित नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट को 1 kW और 10 to the power 3 वाट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन के 18वें क्वेश्चन को आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे और ऐसा सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।